अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या है? दोज रिएक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब वो रिएक्शन जिनकी रेट डिपेंड नहीं करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट या स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं? इंटीग्रेटेड लॉ। इसके जरिए हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी डिफिनीशन को गौर से देखो। रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम जब प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है। आर क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है ना, आर क्या है? रिएक्टेंट है। कौन से रिएक्टेंट? जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनकी पावर जीरो। अब ये इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब क्या है? सेम है, क्योंकि जो भी वैल्यू हो नीचे आर की जगह और ऊपर पावर को हम जीरो लेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा? वन के बराबर। ये नीचे हम देखते हैं। ठीक है, ये आगे हम मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तो आगे दो चीजें हमें लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट के। क्यों लगाते हैं कांस्टेंट? इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट की लगाने के लिए हमें जरूरत कब पड़ती है? जब रेट ऑफ रिएक्शन इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन और इस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, या जो भी इक्वेशन जिनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी। इसलिए इक्वल लाने के लिए हमें हमेशा के कांस्टेंट लाना पड़ता है। जब ये दोनों इक्वल आते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? वन होता है। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में जब हम के लगाते हैं तो इस के को क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक इसका नाम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ये दोनों नाम इसके। जब आगे हमें पता है इसको आगे सिंपलीफाई करना हुआ तो इसका पावर क्या था? जीरो था। तो इसका पावर जीरो, तो जो भी वैल्यू हो उसका पावर ऊपर जीरो हो तो हमेशा किसके बराबर होता है? वन के बराबर। तो इधर वन आएगा और के से मल्टीप्लाई करो वन तो के ही आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गए? के। ठीक है, या वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के बराबर है। ये किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना। तो अब यहां से देखो हम के को या वेलोसिटी कांस्टेंट को या रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, दोनों इक्वल है ना। कब? when the concentration of reactant is unity। जब concentration of reactant unity हो तो उसी टाइम रेट कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों इक्वल होंगे। या ये तो हो गया, या हम इस तरह भी कह सकते हैं ना कि ये किसके लिए आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन के किसके लिए आ गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? के बराबर आएगा। तो इसको हम यू कह सकते हैं ना कि रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट है लेकिन ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। किसके लिए? हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लेंगे उसका पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा जीरो होता है। तो हमेशा किसके बराबर आएगा? वन के बराबर आएगा। ठीक है, डेफिनेशन होगी। इसको जो ये वाली इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की पावर जीरो, ये हमेशा हम जर्नल जब हमने रिप्रेजेंट करनी होती है, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इस फॉर्म में हम करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता तो जीरो की जगह वन होता, सेकंड ऑर्डर होता तो जीरो की जगह टू होता, और थर्ड ऑर्डर होता तो थ्री होता। ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो हम इस तरह सिंपली इस इक्वेशन को हम केमिकल काइनेटिक्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते। ठीक है ना। अब यहाँ से
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यहां से हमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट क्या किसके इक्वल है? ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट का या वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। इसका मतलब क्या है? रेट का डिफिनीशन तो हमने रेट में पढ़ा हुआ है। क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पासेज ऑफ टाइम। मतलब जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आएंगे टाइम के गुजरने के साथ साथ, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको आगे हम हाफ लाइफ में ये वाला पॉइंट हमें यूज होगा, ठीक है ना। इसको नोट करो, ये आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो सेकंड पॉइंट हमें क्या मिलते हैं? रेट कांस्टेंट हमेशा, रेट कांस्टेंट अभी किसके बराबर आएगा? ये वाली इक्वेशन ले लो। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन divided by concentration of reactant is equal to rate constant। यही है ना ये वाली। अगर जीरो ऑर्डर हम लेते हो तो यहाँ पे पावर क्या होगा? जीरो होगा। तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के। तो ये दोनों इक्वल। फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो हम आर की पावर क्या लेंगे? 1 लेंगे। जो भी नीचे रिएक्टेंट होगा वही होगा। तो डिवाइड करेंगे तो इस पे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेगा, ठीक है ना। अभी सेकंड ऑर्डर को हम देखते हो 2 लेंगे तो इसका जो आंसर है, जो रिएक्टेंट है उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर जो आंसर है इस पे डिवाइड करेंगे तो और कम आएगा। और जब थर्ड ऑर्डर के लिए और कम आएगा। तो इसी तरीके से मैंने एक, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब हम लेते हैं रिएक्शन के लिए, तो उसी टाइम जो ये ZOR जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो सबसे ज्यादा होगा। याद रखिए सबसे ज्यादा होगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए उससे कम होगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए उससे कम होगा, और थर्ड ऑर्डर के लिए सबसे कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो देखो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रेट कांस्टेंट, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? डिवाइड होता जाता है तो उसकी पावर बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो नीचे डिवाइड में आंसर क्या आएगा? कम आता जाएगा, ठीक है ना। यही पॉइंट। अभी इससे आगे हम ये बोर्ड को मिटाते, पहले ये नोट करो। अभी यहाँ पे देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आया था? के बराबर। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन की हमें डिफिनीशन से पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पासेज ऑफ टाइम। और इसको जब रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है इसको हम किधर पुट करेंगे? ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन की जगह इधर पुट करेंगे तो हमारे लिए क्या आएगा? ये आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पासेज ऑफ टाइम इज इक्वल टू के। अभी देखो यहाँ पे जो माइनस आ गया है, अगर प्रोडक्ट होता तो हम माइनस नहीं लगाते। क्यों? रिएक्टेंट के लिए हमने क्यों लगाया? रिएक्टेंट के लिए इसलिए लगाया कि जो रेट बेसिकली होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव हमने इसलिए लगाया है। बेसिकली जो रिएक्टेंट डेल आर का जो रिएक्टेंट है वो क्या आएगा? आर एफ माइनस आर आई, ये होगा ना। तो जो आर एफ है, जो फाइनल रिएक्टेंट रहेंगे वो हमेशा क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। इनिशियली जब हम रिएक्टेंट देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 जाते हैं। लास्ट में सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या रहते हैं? जीरो होते। तो ये हमेशा इनिशियल वाला ज्यादा होता है, इसलिए ये नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव आता है तो इसकी जगह हमेशा जो भी क्या आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। उस नेगेटिव वैल्यू को ये वाला नेगेटिव माइनस करेंगे तो हमेशा रेट क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसलिए हम इसको पहले से ही पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा के छोड़ते हैं रिएक्टेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये आएगा। अभी ये माइनस देखो, ये माइनस मैंने उधर के साथ लेके गया, ये डायरेक्ट लेके जा सकता हूँ क्योंकि इसके साथ अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है,
-1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो मैं उधर लेके जाऊँ तो इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो तो 1 तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन की वजह से फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो माइनस को सिंपल उधर लेके जा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं यूँ भी कर सकता हूँ समझने के लिए, फिर भी आप कंफ्यूज होगा कि लेके जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड। ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा फिर, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस है तो कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया। और मैं डेल टी को भी उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इक्वेशन आई। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन में देखो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये डिफरेंशियल फॉर्म में है ना, तो इसको ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, उसकी ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म। लेकिन जब हम चाहते हैं कि ये डिफरेंशियल को भी निकाल दें, तो हम निकालने के लिए क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन के लिए देखो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कौन सी लिमिट, एक शुरू में जब इनिशियली मैंने ये रिएक्शन मैंने एज्यूम कर दिया, ये रिएक्टेंट आर है, क्या बनाते, प्रोडक्ट पी बनाते। ठीक है ना, जब इनिशियली टाइम जीरो था तो उसी टाइम मैंने बोल दिया जो रिएक्टेंट थे वो किसके बराबर थे, ए नॉट के बराबर है। ठीक है ना, और टाइम गुजरती गई, और टाइम जब मैं एनी टाइम जो टाइम है मैंने टी के दिया, टी के टाइम टी के बराबर हो गई, तो उस टाइम मैंने जो रिएक्टेंट रह गई मजीद, तो उसको मैंने ए कह दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट जब टाइम जीरो थी तो उसी टाइम प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्टेंट के उसी टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि टाइम जीरो थी। ठीक है ना, इनिशियली प्रोडक्ट एक भी नहीं बने थे रिएक्टेंट की वजह से। जब टाइम में एनी टाइम उसके बाद कोई भी टाइम टी में ले लूँ तो उसी टाइम कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे और उनको मैंने पी कह दिया। ठीक है ना, तो मैं लिमिट्स भी ले लिया। अब इंटीग्रेशन का ये रूल है ना कि लिमिट्स ले लिया अभी, तो ये जब जीरो था तो उसी टाइम रिएक्टेंट कितने थे, ए नॉट थे। ठीक है ना, जब टाइम टी के गुजर के टाइम टी के बराबर हो गए तो उसी टाइम जो रिएक्टेंट कितने रह गए, एक है, ये मैंने एज्यूम कर दिया। तो यहाँ पे अभी मेरे लिए इसको सॉल्व करना आसानी हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल जितने रिएक्टेंट रह गए और इनिशियल जितने थे। ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस के और टाइम फाइनल माइनस इनिशियल टाइम क्या है, जीरो, फाइनल क्या टाइम टी, तो इसको जीरो माइनस करो तो फिर पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इसको के टी के दिया सिंपल। और ये ए यहाँ पे ए नॉट क्या है, माइनस से तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो ये सिंपल एक इक्वेशन बनेगी। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रिंसिपल इक्वेशन यही है। जो भी आगे जो भी हाफ लाइफ वगैरह जो भी हमें फाइंड करना हुआ हो तो हम इससे आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी देखो बेसिकली जो यहाँ पे इक्वेशन में ए है, ये बेसिकली है क्या, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ये तो हमने कह दिया। ठीक है ना, जो भी टाइम बाद हम रिएक्टेंट को देखते हैं तो जो रिएक्टेंट रहेंगे उनको हमने ए कह दिए। ए नॉट क्या है, ए नॉट वो रिएक्टेंट होंगे जो इनिशियली हम लेते हैं जितने, या टाइम जीरो के बराबर थी तो उसी टाइम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो ए नॉट। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हो इसको, ए को कोई और भी कह सकते हो, ए नॉट को कोई, ये आपकी अपनी चॉइस। ठीक है, मैंने ए और ए नॉट कह दिया है। और यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, और टाइम क्या है,
यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम होगी टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम ए नॉट टू ए, वो टाइम जिसमें ए नॉट कितने रह गए, ए रह गए रिएक्शन के बाद, उसी टाइम को हमने टी कह दिया, ठीक है ना। अभी आगे इसको एक्सप्लेन करते, पहले इसको नोट करो तो आगे और मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हो गया। अभी हमने ये प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका हमने स्लोप बनाना है, ठीक है। इसका स्लोप बनाने के लिए देखो हमें ये इक्वेशन से पता चलता है, ये ए जो है क्या है, वाई है, ए नॉट क्या है, सी है, और माइनस के क्या है, ये याद रखो, ये जो के नहीं है, ये के नहीं है, ये माइनस के, ठीक है ना। ये माइनस के क्या है, एम ए, और एक्स क्या है, टी, ए वाई, वाई एक्सिस पे टी, एक्स एक्सिस पे, और ए नॉट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है ना इसको। और ये जो थीटा हो गया टेन थीटा, थीटा कौन सा, टेन थीटा है, स्लोप मतलब ये किसके बराबर है, माइनस के, तो ये इसका इक्वेशन बनेगा। ये देखो इनवर्स मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे क्यों आई, क्योंकि रिएक्टेंट और टाइम क्या है, टाइम जितने गुजरती जाएगी उतने रिएक्टेंट कम रहते जाएंगे ना, तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट कम होते लास्ट में इतने रहे। हाँ अलबत्ता ये इक्वेशन को हम ऊपर से यू भी, ये इक्वेशन यू भी हो सकती है अगर आप ये वाला, क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाते हैं कभी कभार 100% कंप्लीट, तो ज्यादातर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, ये अक्सर, ये तो मैंने स्लोप से समझाया, अगर 100% अगर प्राइड कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद टाइम गुजरने के साथ साथ भी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट आके जीरो पे आएंगे ना, जीरो पे, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट जीरो पे नहीं आते, लेकिन कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट और पैराडिक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है, और ये जीरो पे रिएक्टेंट नहीं आते उस टाइम, और रिएक्शन याद रखो 100% कंप्लीट भी नहीं होती, ठीक है ना। ज्यादातर ये वाला अगर आप पढ़ते हैं इसका, लेकिन ये मैंने आपको आइडियली समझा दिया, ठीक है। अभी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये हाफ लाइफ पढ़ते हैं, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो हाफ लाइफ की डिफिनीशन से हमें मालूम होना चाहिए, लाइफ से भी पता चलता है, हाफ लाइफ आधी जिंदगी, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लेगी रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। या रिएक्टेंट कितने रहे, हाफ रह जाए, क्या, लेफ्ट इट रह जाए, या हाफ जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में, प्रोडक्ट में, इसी दोनों सूरत में इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। या हाफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, या हाफ रिएक्टेंट रह जाए, या 50% रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है ना। इन सब को हम, ये सब किसकी डिफिनीशन है, हाफ लाइफ, उसी टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो देखो मैंने जो प्रिंसिपल इक्वेशन है, यही प्रिंसिपल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसकी डिफिनीशन से पता चलता है कि जो फाइनल रिएक्टेंट टाइम टी पे रहेंगे कितने रहेंगे, अगर हाफ लाइफ कहेंगे इसको, तो ये इनिशियल के हाफ ही रहेंगे ना, तो ए नॉट बाई 2 कह दिया मैंने। अभी इसको हमने पहले, मैंने उधर इसको पहले लिखा है तो इफेक्ट नहीं पड़ता ना, और इसको उधर लेके गया और उसको बाद में लिखा है, ठीक है ना। इसको इधर लेके आए तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, और ये वाली साइड को मैंने लिखा, पहले लिखा, इफेक्ट नहीं पड़ते, ठीक है ना। माइनस के हाफ लाइफ आएगा अभी, क्योंकि हाफ लाइफ क्यों आएगा, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट की हाफ लिखे है, ये डिफिनीशन हाफ लाइफ की। माइनस ए नॉट, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो माइनस ए नॉट बाई 2 आएगा और माइनस के टी आएगा, तो मैं यूँ कह सकता हूँ ना, ये माइनस और ये माइनस को मैं कैंसल कर दूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाफ लाइफ और के को नीचे, इधर नीचे लेके आऊँ तो 2 क्या आएगा, तो हाफ लाइफ इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। अभी देखो ये के बेसिकली 2 के क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये के कांस्टेंट, वैसे भी ये नंबर 2 हमेशा 2 ही रहेगा और कांस्टेंट है, तो इसको मैं इसको कांस्टेंट कह दूं, और इक्वल टू को मैं हटा दूं तो इसकी जगह क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है ना। जब मैंने बता दिया था कि
प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते तो इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, और इन दोनों को मैं हटा दूं कांस्टेंट और इक्वल टू को, तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा किसका, ए नॉट का। मतलब क्या हो गया, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। और मतलब क्या होगा कि जितना इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उतने टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ से डिफिनीशन से भी ही पता चलता है, क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है वो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो जितने ज्यादा होगा रेट तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम ऑफ रिएक्शन बढ़ती, हाफ लाइफ की जो टाइम है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन के रेट ने तो चेंज नहीं होना है। तो चेंज नहीं होना है तो उसी रिएक्शन को सबने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो हाफ लाइफ में हाफ में कन्वर्ट होना है। तो हाफ लाइफ के हाफ में कन्वर्ट होने में जितने नंबर ज्यादा होंगे उतने हाफ कन्वर्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। उधर से ही भी पता चलता है, लेकिन देखो ये मैंने मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी आगे हमने पढ़ना है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को बेसिकली हम वो टाइम लेते हैं जिसमें रिएक्शन क्या हो, 100% कंप्लीट हो। क्या हो, 100% कंप्लीट हो। 100% कंप्लीट उसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। या रिएक्टेंट कितने रहे, जीरो लेफ्ट इट, लेफ्ट इट कितने हो, जीरो। या सारे के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। तो उसी सूरत हम जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम, उसकी टोटल जिंदगी है, ठीक है ना। अभी प्रिंसिपल इक्वेशन देखो, प्रिंसिपल इक्वेशन तो यही है। अभी इसकी डिफिनीशन से जब मैं इसको, ये तो प्रिंसिपल इक्वेशन है ना, तो टी है टोटल। अब इसको मैं लाइफ टाइम कर दूं तो टी एल लिख दूं, तो कब लाइफ टाइम होगी, जब रिएक्टेंट कितने रहे लेफ्ट इट, जीरो, जीरो लेफ्ट इट, तो जीरो लिख दूं और यहाँ पे माइनस के टी को मैं इस तरफ लेके आऊं, तो यहाँ पे माइनस हो तो इधर आके क्या होंगे, प्लस होंगे के टी, और टी कौन सी, लाइफ टाइम, तो एल लिख दिया, ए नॉट आएगा, और स्क्वायर को नीचे लेके जाओ तो ए नॉट बाई के। अभी देखो यहाँ से एक और आप लोगों को मजे की बात नजर आएगी, ए नॉट बाई 2 के और ए नॉट बाई के क्या फर्क है, ये इसकी डबल है। मतलब जो टी लाइफ टाइम है वो इक्वल है किसकी, 2t हाफ लाइफ के। मतलब हाफ लाइफ की डबल है, हाफ लाइफ की डबल है। क्या डबल है, लाइफ टाइम। कौन सी हाफ लाइफ, इनिशियली, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट एट टाइम टी जीरो के बाद जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी वो हमेशा लाइफ टाइम की डबल होगी। कब, जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो, याद रखना, ठीक है ना। अभी यहां से हम देखते हैं कि एक रिएक्शन 100% है। क्या है रिएक्शन, 100%। रिएक्शन की क्या है, ये रिएक्शन है 100%। क्या 100% है, रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्टेंट कितने हैं, 100%। तो रिएक्शन 0% होगी, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई, सारे रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट है। जब ये प्रोडक्ट आधे रिएक्टेंट में 50% रिएक्टेंट रह जाएगी, तो रिएक्शन कितनी परसेंट हो गई, 50%, ठीक है ना। रिएक्शन 50% और रिएक्टेंट 0% रह गए, तो रिएक्टेंट 0% रह गई, तो रिएक्शन कितनी होगी, 100%। अभी देखो इसको मैं हाफ लाइफ कह सकता हूं, टी लिख दो, T1/2 हाफ लाइफ कह सकता हूं, और ये टोटल इसकी जो है टाइम है, इसको मैं TL कह सकता हूं, ना। और ये हाफ लाइफ सपोज मैं कह दूं T है, तो ये भी टाइम क्या होगी, T होगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट हमेशा कांस्टेंट होती, तो नेट चेंज इन रिएक्टेंट हमेशा कांस्टेंट होंगे टाइम पे। तो यहाँ पे चेंज कितने का है, 50 का, इसी टाइम में तो उतनी ही टाइम में 50 का चेंज आएगा, क्योंकि 50 से जीरो फिर 50 उतनी ही टाइम में आएगा, क्योंकि रेट हमेशा जीरो ऑर्डर की कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये हाफ लाइफ जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम T लेगा,
ये वाला टाइम टी और ये हाफ लाइफ के बराबर होगा, और इन दोनों को मिला टू टी होगा, और टू टू किसके बराबर होगा, टोटल लाइफ टाइम का। ठीक है ना। लेकिन हाँ अलबत्ता आप लोग तो ये तो कह सकते हो कि टू हाफ लाइफ होगा, टू हाफ लाइफ में रिएक्शन कंप्लीट होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि इस 50 से 25 पे एक हाफ लाइफ है, 25 से और इधर 12.5 पे एक और हाफ लाइफ है। लेकिन 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 ये हाफ लाइफ तो ज्यादा होंगे, लेकिन ये हाफ लाइफ की जो टाइम है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते जाते हैं। तो हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे। जितनी रिएक्टेंट कम हाफ लाइफ कम, और इनिशियली सबसे मैक्सिमम तो टाइम हाफ लाइफ में मैक्सिमम। ठीक है। हाँ अलबत्ता ये कह सकते हो जितना इनिशियल हाफ लाइफ होगी उसकी डबल से टोटल रिएक्शन की लाइफ टाइम आएगा, और 100% रिएक्शन होंगी। ठीक है ना। लेकिन ये हाफ लाइफ आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो लाइफ टाइम है, ठीक है ना, फर्स्ट है वो ग्रेटर होती है किससे? हाफ लाइफ सेकंड से। हाफ लाइफ सेकंड ग्रेटर होती है किससे? हाफ लाइफ थर्ड से। मैंने पास 3 ही लिख दिया, ठीक है ना, आगे जगह नहीं है, 3 ही लिख दो आप लोग भी। लेकिन अभी देखो यहां से जो पहले हाफ लाइफ को मैं हाफ लाइफ फर्स्ट के तो ये बराबर होता है किसका? हाफ लाइफ सेकंड। कब बराबर हो? ये इसके डबल होता है। देखो यहाँ पे नेट चेंज कितने का है? 25, और यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 25, या यहाँ पे रिएक्टेंट 100, और यहाँ पे इसके लिए जो सेकंड हाफ लाइफ की उसके लिए कितना है? 50 है। तो देखो हाफ है, हाफ है तो हाफ लाइफ भी हाफ हो 2 सेकंड। जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी वो सेकंड होगा हमेशा, सेकंड 2 टाइम ऑफ सेकंड हाफ लाइफ होगी, और इक्वल होंगी किसकी? इसके कितने? इसके 4 गुना 4 टी हाफ लाइफ था। ये समझ आ गया ना। आगे डबल, जो पहले वाली हाफ लाइफ है वो आगे वाली जो नेक्स्ट आने वाली हाफ लाइफ की डबल होगी हमेशा। कब? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ आ गया ना। अब यहां से आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल या स्कूल दे सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी रिएक्शन 90% होती है तो 9 सेकंड लेता है। तो रिएक्शन 1% होने के लिए कितना टाइम लेगी? अभी यहाँ पे चेंज कितना किया गया है? टोटल 90%। तो 90 चेंज आ गया ना, जीरो से 90 रिएक्शन, तो 90 चेंज आ गया। और यहाँ पे कितने का? 10%। 10% के लिए कितने का चेंज आया है? 10 का। और इसके लिए 90 के लिए 9 स्किन लेती है, और 10 के लिए कितने लेगी? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 9 19, ठीक है ना, 19 इज इक्वल टू 10x, और ये 10 को नीचे लेके आओ तो x इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 10। 19 सॉरी 19 से 19 आएगा ना, ये भी 19x, क्योंकि 19x है ना, तो 19 डिवाइड बाई 19, 19 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 19 तक होने के लिए अगर कितने स्किल लेते हैं? 9 स्किल लेते हैं, तो 10 तक होने के लिए वो 1 स्किल लेगी। क्यों? एक और आपको इसका सही ट्रिक बताता हूं। इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम। तो 1 के लिए ना 0 से 10 तक हो गए, 10 से 20 ले लो, 20 से कितना हो गए? हाँ 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि हमने 10 का लेना ना, तो 10 के मल्टीपल लेते जाओ, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का कितने टाइम लेता? 9 स्किल,
टोटल कितने पार्ट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट आ गया। तो 9 डिवाइडेड बाई 9 1 आता है। तो हर एक पार्ट के लिए कितना लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड लेता है। हर 10% रिएक्शन चेन के लिए 1 सेकेंड लेता है। तो 10 के लिए 1 सेकेंड लेगा, 90 के लिए 9 सेकेंड लेगा, 80 के लिए 8 सेकेंड लेगा, 30 के लिए 3 सेकेंड लेगा। इसी तरह आप भी कर सकते हो सिंपल, क्योंकि इसमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन रेट कांस्टेंट है तो चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हाफ लाइफ भी हो गया, ये भी हो गया। तो आगे इससे आगे जो है हमने स्लोप वगैरह और कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वो डिस्कस करते इसको। अभी हमने क्या करना है, ग्राफ से डिस्कस करना है, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी देखो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए ये हमें पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो किसके बराबर थी, के, वो किसके बराबर थी, के। देखो के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, नहीं। तो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो क्या है, के। तो के और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में नहीं। तो रेट से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते जाए, रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी देखो यहाँ डिफिनीशन भी है, डिफिनीशन हमें यही कहता था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते तो ग्राफ, या सिंपल ये भी था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आर करो इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर 0। अब इसको बढ़ाते जाओ पावर 0 1 और बढ़ाते जाओ पावर 0 1, इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है ना। रेट पर रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, तो सिंपल डिफिनीशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी रेट और टाइम, टाइम और रेट एक दूसरे के साथ डिपेंड करेंगे। अभी देखो टाइम के गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाता है। क्या होता है, कम होता जाता है, लेकिन रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो, ज्यादा हो, ये तो रेट पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। तो टाइम में तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो चेंज आ रहा है, लेकिन रेट पे फिर भी चेंज नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। और देखो रेट हमेशा के इक्वल है ना, तो के टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी इस तरह आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ाते जाओ रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये और एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और टाइम, कौन सी रिएक्टेंट, ए टाइम टी, ए ना टाइम टी। अभी ये प्रिंसिपल इक्वेशन वाला स्लोप है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। समझ आ गया, ये क्या था, इंटरसेप्ट था, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, माइनस के क्या है स्लोप। ये इन्वर्सली है ना, कि जब टाइम गुजरती जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, पहले मैक्सिमम था उससे कम होता होता क्या होगा, 0 होगा जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी। अदरवाइज ये यू या यू कांस्टेंट पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए नॉट इंटरसेप्ट स्लोप क्या है, माइनस के, स्लोप बेसिकली क्या है, टेन थीटा, ठीक है ना, और टाइम टी, ये भी हो गया। अभी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया था, हाफ लाइफ की डिफिनीशन पे ही पता चलते हैं। देखो इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ पे क्या नाम है, क्या नाम है, हाफ लाइफ की जगह लाइफ टाइम हो गया तो भी ए नॉट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, 1/2 के। तो ये स्लोप किधर जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा ना, ठीक है ना। और ये स्लोप किसके बराबर है,
1/2 का। समझ आ गया। और ये 2 स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप के बराबर आएगा। ये भी हो गया। अब एक ये देखो हाफ लाइफ और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जितना स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी रेट स्लो होगी, क्योंकि रिएक्शन फेवर नहीं करेगी ना। तो जितना फेवर नहीं करेगी तो उतना रिएक्शन होगी तो भी क्या होगी? बहुत स्लो स्लो होगी। तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जर्नल एक वो समझो। ठीक है। और के ये वाला देखो रेट और कांस्टेंट। रेट और कांस्टेंट हमने पढ़ा था। रेट किसके बराबर था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पढ़ रहे के का। और इन दोनों का स्लोप हमेशा किसके बराबर आएगा? इसको इधर लेके आते तो किसके बराबर आएगा? स्लोप हमेशा 1 के। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली ये दोनों भी। समझ आ गया। अभी हाफ लाइफ और के का कब होगा? जब इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। अभी मैं ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन दो पर रिएक्टेंट के लिए जब सेम लेता हूं तो हाफ लाइफ क्या होगा? उसकी ज्यादा होगी जिसकी के क्या होगी? कम होगी। मतलब के और ये इन्वर्सली टाइम उसकी ज्यादा होगी जिसकी के क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। ये दोनों क्या है? इन्वर्सली है। मतलब के को कम करते जाओ तो ये हाफ लाइफ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेते इस केस में। ठीक है ना। तो स्लोप किसके बराबर आएगा? इनिशियल इसकी ए नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हम इसको लेते। ठीक है। अभी आगे करो ये वाला। अगर आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम पे क्या होगा, ये तो सिंपल ही हमने बोल दिया था कि जब टाइम गुजरती जाएगी रिएक्शन स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है ना। क्यों? रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट बनेगा तो टाइम जितनी ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ये वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यही है ना। इसको मैं बल्कि इसको इस तरह करते हैं कि इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। तो ये इधर लेके आता हूँ तो ये क्या होगा? के टी होगा। यार माइनस था तो माइनस के टी था ना। इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ए होगा। समझ आ गया? माइनस से अभी देखो ये इनिशियल जितने रिएक्टेंट हमने इनिशियली लिए थे वो ए नॉट टाइम टी जीरो पे, और टाइम टी पे जितने रिएक्टेंट रह गए, सॉरी ये ए है ना, ये वाला जितने रिएक्टेंट रहे टाइम टी पे तो उसको ए। तो देखो जितने रहे हैं वो रिएक्टेंट निकालेंगे जितने रिएक्टेंट हमने इनिशियली रिएक्शन में गिवन था हमारे रिएक्शन में। तो उससे जितने रहे हैं माइनस करेंगे तो जितने गायब हुए होंगे वो किस में कन्वर्ट हुए होंगे? प्रोडक्ट में। क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट गायब होंगे ना, वो यूज हुए होंगे, कंज्यूम हुए होंगे यहाँ से, तो वो किस में कन्वर्ट हुए होंगे? प्रोडक्ट में। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितने इनिशियल टाइम टी पे जितने रिएक्टेंट थे, ये टाइम जीरो पे जितने थे और ये टाइम टी पे जितने रिएक्टेंट रहे हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो जितने रिएक्टेंट मिसिंग है वो आएगा ना। जितने मिसिंग है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। क्योंकि रिएक्टेंट कब मिस होते हैं? जब वो प्रोडक्ट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी जगह हम पी लिखते हैं। तो पी लिखते हैं तो इस पे क्या आएगा? पी इज इक्वल टू के टी आएगा। के टी आएगा। ठीक है ना। इसकी जगह पी लिखा तो के क्या है? कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। अब इसको एक ठीक है ना। और ये स्लोप किसके बराबर आएगा? के बराबर है।
यहाँ से समझ आ गया। ये इतने ग्राफ और भी ग्राफ बना सकते हो, कुछ जो मैंने इक्वेशन वगैरह लिखी है उधर से ग्राफ बना लो। जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को कांस्टेंट लेके उसको निकाल दो और प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू को हटा के प्रोपोर्शनलिटी बीच में इनवर्स लिए तो ये वाला ग्राफ बनेगा। दूसरा वो जो कांस्टेंट लेते हैं वो स्लोप के बराबर आएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके आगे यूनिट्स और क्या नाम है, ये भी याद रखो कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और बाकी रिएक्शन के लिए ग्राफ चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। और आगे हमने अभी एक्सेप्शनल केस लिखेंगे और यूनिट्स से देखेंगे, ठीक है। ये नोट करो। अभी लास्ट टाइम हम इनके यूनिट्स से निकालते हैं, ठीक है। यूनिट्स में सबसे पहले कंसंट्रेशन आता है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। और टाइम हाफ लाइफ और लाइफ टाइम, जो भी टाइम उस टाइम का यूनिट क्या होगा, हमेशा सेकेंड। और रेट का क्या होगा, तो रेट किसके बराबर था, एक ही ले लो कंसंट्रेशन या पार्टी में, तो यूनिट लेने के लिए साइन की कोई मतलब अहमियत नहीं होती है, ठीक है। तो हम मैं यू कह सकता हूँ डेल आर बाई डेल टी, ठीक है ना। डेल आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है कंसंट्रेशन का, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम का क्या है, नीचे है ना, टाइम का स्क्रीन तो नीचे है, तो ये भी क्या होगा, पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रेट है उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है ना। जो रेट का यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो किसके बराबर होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, तो हमने डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं, या हमने ये पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो उसमें रेट किसके बराबर होती थी, के की बराबर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की के का यूनिट क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, अब इसमें ये मोल तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक नंबर है, तो इसकी जगह जो भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम नंबर क्या लेते हैं, मोल लेते हैं। लीटर की जगह जो भी वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम मेजॉरिटी वैल्यू लीटर में लेते हैं या डी मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनट सेकंड जो भी टाइम का यूनिट है वही ले सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जब यहाँ पे लेते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली यहाँ पे मिनट लेते हैं, मिनट लेते हैं, याद रखो। लेकिन यहाँ पे हार भी लेते हैं, सेकंड बहुत कम लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है ये सेकंड लिख दिया, जो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट तो इसका वही आएगा, ठीक है। लेकिन यूनिट के लिए मैं एक आपको सिंपल तरीका सिखाऊं, जो के नहीं है, के का यूनिट का एक जर्नल फार्मूला है, ठीक है ना। क्या है, जर्नल फार्मूला है, क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन। ये इसका यूनिट जर्नल फार्मूला है, किसका, रिएक्शन जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड, ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर है तो एन में क्या आएगा, 1 आएगा। जीरो ऑर्डर है तो एन में क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड ऑर्डर है तो क्या आएगा, 3 आएगा। सेकंड है तो क्या आएगा, सेकंड आएगा। जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एन में पुट करो, और ये वाला सिंपल ट्रिक आपको सिंपल इसका के का यूनिट आएगा। के का यूनिट का सिंपल ये याद रखो, आपको आगे क्या काम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हाँ, के का यूनिट आपने निकाल दिया, या जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आए, या जो भी आपको मैथमेटिकली बोले कि ये इस तरह हो रहा है, रिएक्टेंट ये इतना है, वो इतना है, वो इतना है, तो बताओ हम इसको इतने करेंगे तो रेट इतना, बताओ ये कौन सी रिएक्शन। बाज़ औक़ात इतना लंबा लंबा और मुश्किल देते बंदे यूज में लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें आगे आप लोगों के लिए आपका माइंड चेक करने के लिए वो के का यूनिट भी दे देते हैं, ठीक है ना। जब के का यूनिट दे दे तो उससे लंबी चौड़ी कहानी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट के का यूनिट यहाँ से देखो, ये वाला सिंपल फार्मूला लगाओ, जो भी जिसका भी मतलब
यूनिट जो भी आता है तो उसमें पता चलता है के का यूनिट हमें जब पता चलता है तो वो ऑर्डर रिलेशन कौन सी है पता चल जाता है तो डायरेक्ट उधर से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हो गया। आगे मैंने अभी इसके स्पेशल केसेस से देखो, इसके बाद ये नोट करो और इसके बाद मैं वो अभी देखो जो स्पेशल केसेस है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, वो क्या है, जब एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हो। एन का मतलब क्या है, एनी नंबर, जो भी नंबर इधर नंबर हो, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/9 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, जो भी नंबर, मतलब जो भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, किस में, एन की जगह। एन रिएक्टेंट प्रायोरिटी में कन्वर्ट हो गए हो तो वो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में उनके उस केसेस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या वही होगा जो पहले हमने पढ़ा, नहीं, जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए था, जो पहले हमने पढ़ा हुआ था सारी की सारी जो भी रिएक्शन थे वो क्या था, मैंने आप लोगों को भी बोला था, आर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो पहले पढ़ा था वो इसके लिए था। लेकिन एन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हो तो उसमें क्या करेंगे, फिर उसमें जो मैं अभी करूंगा तो टाइम ले, आप लोगों को शॉर्टकट में एक ट्रिक सिखाता हूँ। जहां जहां पे के आएगा इक्वेशन में, उन इक्वेशन में जो हमने पहले पढ़ा है जीरो रिलेशन के लिए, उससे जब n को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला n को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब हाफ लाइफ क्या होगी इसके लिए, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 के था ना, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, ठीक है। अभी लाइफ टाइम क्या होगी, टी एल इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई के था ना, तो एन की होगी, समझ आ गया। जनरल इक्वेशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी था ना, तो अब एन के टी होगी, समझ आ गया। अब इस सूरत में रेड क्या होगा, हाँ क्या वही वाला होगा, नहीं, रेड क्या होगा, डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, यही था ना पहले। अब इसकी जगह ये मैंने सीधा लिखो 1/n, यू लिखेंगे एन की सूरत में, और ये इक्वेशन सारी जहां पे भी के आता है वहां पे के की जगह एन, के साथ एन को मल्टीप्लाई करो, ये वाला एन को, और रेड में क्या करेंगे 1/n करेंगे, तो ये इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिलेशन के जो इक्वेशन जो है वो इनके लिए बनेंगे, ठीक है, समझ आ गया एन वाला। अब यहाँ पे इसकी कोई एग्जांपल्स है और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होंगी, वो रिएक्शन देखो, यहाँ से पता ही चलता है, फोटो लाइट, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो रही हो। देखो जो लाइट की वजह से हो रही हो वो क्या, उसी रिएक्टेंट पे डिपेंड करेंगे, कंसंट्रेशन पे, उसकी रेट नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करेगी। इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल के फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना, ये किस में कन्वर्ट हो, HCl, ये दो तो इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो, HCl कब, लाइट, लाइट की एनर्जी ना, फोटोन की जो एनर्जी वही मेरे लिखे है, ये लाइट की मौजूदगी में इस पे डिपेंड करती है, तो ये क्या इस पे डिपेंड करेगी, इन पे, इसकी रेट नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। हाँ, तो इसको लिखेंगे किस तरह, ये इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसके बराबर होगी, के कंसेंट्रेशन ऑफ H का 0
और Cl2 का 0, ये इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और पे डिपेंड नहीं करती, और जीरो नॉट रिप्रेजेंटेड फॉर्म ये आ गया, ठीक है। अभी डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, तो इसकी एक एग्जांपल ले लो, NH3 अमोनिया ना, ये किस में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना इधर 2 करो और इधर 3 कर दिए, बैलेंस होगी। क्या ये इस पर डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पीस की रेट, नहीं, ये किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना फास्ट होगी, और सॉलिड पे डिपेंड करेगी, किस सॉलिड की सरफेस पे हो रही है, क्या वो सॉलिड कैटलिस्ट के तौर पर भी काम कर रही है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसकी अपनी क्या मतलब नेचर है, इस पर डिपेंड करेगा, और जितना प्रेशर हम कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ना कि इसकी कंसंट्रेशन पे। तो इसकी भी रेट किसके बराबर आएगा, NH3 का 0, ये भी जीरो ऑर्डर। एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन भी बेसिकली क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो रिएक्टेंट क्या होता है, उसको एक हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जितने बढ़ाते जाएंगे वो रिएक्शन नहीं हो पाती है, उसकी रिएक्शन चेंज नहीं हो पाता है, क्यों, जब एंजाइम उसको देते हैं तो वो एंजाइम जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है लो कर देता है, और वो एनर्जी इजीली अवेलेबल मतलब हो सकती है, जितना लो करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल होगी ना, तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा, एंजाइम पे, ठीक है ना। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ टंगस्टन भी इसके एक एग्जांपल, और ये यहाँ पे भी देखो तो जो डिपेंड करती है वो ना कि कंसंट्रेशन, और यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये भी, ठीक है। अभी इस पे यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, ठीक है ना, मैं एक ये यहाँ से ये वाला कंसेप्ट से मैं आप लोगों को एक और वो कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से देखो ए है, ठीक है ना, आप लोगों को सही है वाला समझ आने के लिए, A+3B क्या बनाते हैं, C। अभी इसकी क्या होगी, इस अभी देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो ए के लिए होगी और बी के लिए, मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। जो ए के लिए रेट, हम ये दोनों के लिए रेट तो दोनों के लिए एक साथ भी लिख सकते, इसका रेट क्या होगा, कि ए के लिए भी 0 है और बी के लिए भी 0 है, ठीक है ना। क्या ये इधर 3 लिखेंगे, नहीं, ये 3 मालिकुलर फॉर्म में जो इस तरफ होता है वही लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरफ वाला नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से इक्वेशंस पे फर्क पड़ेगी, ना कि रेट पे, ठीक है ना, रेट तो वही रहेगी, हाँ, दोनों की रेट कांस्टेंट होगी, लेकिन रेट होगी किस तरह, किस फॉर्म में होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहले हाफ लाइफ किसकी बराबर होगी, यहाँ पे क्या है, ए है, तो इसका इनिशियल हम बोलते हैं A0 डिवाइडेड बाई 2K, ठीक है ना। यहाँ पे बी है ना, इनिशियल इसका बी को बोलते हैं हम B0, B0 डिवाइडेड बाई 2K होगी, और यहाँ पे 3 है ना, इनको मैंने बोला था इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 है, तो इसको क्या होगी यहाँ पे 2 3 6K, ठीक है। लाइफ टाइम का भी इस तरह ही आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होगी, ये ए, इसको ए ही कहता हूँ, इसकी जो फाइनल टाइम टी रह गया, A0 माइनस KT, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बी के कहो, B इज इक्वल टू B0 माइनस के होगी, नहीं, यहाँ पे n है तो 3KT, क्योंकि मैंने बोला था जो n रिएक्टेंट होंगे वो n की जगह n कहाँ पे लिखनी है, के से पहले
समझ आ गया, ये भी हो गया। अभी इस इनकी रेट क्या होगी, रेट जो ए के लिए रेट होगी वो क्या होगी, डेल ए डिवाइड बाई डेल टी, और रिएक्टेंट है तो माइनस, यहाँ पे क्या होगी, माइनस तो होगी दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने 1/n था ना, तो 1/3 है, तो 3 क्या होगी, डेल पी डिवाइड बाई डेल टी। समझ आ गया, इस तरह होगा। मैंने जो n के लिए बोला था, इक्वेशंस वगैरह सब के से पहले n लेना है, कहीं पे भी के हो, और रेट की जगह 1 वही फैक्टर करने। समझ आ गया, ये है टोटल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर यहाँ से आप लोगों को वो हाफ लाइफ वगैरह में तो सिंपल ट्रिक ये याद कर सकते हो कि कौन सा ट्रिक, यूनिमेट्रिक ट्रिक को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इक्वल आ रहा है। अगर 10% चेंज होने के लिए एक स्किल लेते हैं तो 20% के लिए 2 स्किल लेगा, और 30% के लिए 3, वो भी एमसीक्यूज आते रहते हैं ना, तो इसके लिए भी मैंने यही मेथड इस्तेमाल करो, और आराम से 10 के लिए 1 है तो इस तरह हिसाब करके भी कर सकते हो। या रिएक्शन 100% कंप्लीट होने